students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है, कि किस तरह से उससे हमें कोकून फाइंड आउट होता है जिसकी मदद से हम सिल्क बना सकते हैं। और आज की क्लास में हम आगे का ऐसे कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कोकून से हम सिल्क को बनाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमारे कंट्री में एनिमल्स और बफेलोज को लोग पालते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उसी तरीके से क्या आपको पता है कि ये जो सिल्क वॉर्म है जिनसे हमें सिल्क मिलता है उनकी भी रियरिंग की जाती है। जी हाँ, उन्हें भी पाला जाता है ताकि क्या हो सके, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोकून मिल सके। वेल, इनको पालने वाले और इनसे सिल्क को बनाने वाले हो सकता है कि एक ही हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इन्हें बड़ी मात्रा में बनाना होता है, बड़ी क्वांटिटी में अगर हमें ये सिल्क वॉर्म मिल जाए या फिर ये जो बड़ी क्वांटिटी में हमें कोकून मिल जाए, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे बहुत सारे फार्मर जो है वो अपनी दूसरी खेती करने के साथ साथ, दूसरी फार्मिंग के साथ साथ इस फार्मिंग को भी लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनको क्या ज़रूरी रहता है, उसके लिए उनका बस एक जो फार्म है उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसमें उनको एक स्पेशल हट बनानी होती है, और ये जो मलबरी ट्री होती है ये उन्हें अपने आसपास लगाना होता है ताकि इस मलबरी ट्री की पत्तियों को खा करके जो सिल्क वॉर्म है वो अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो वेल, अगर अपन इसकी स्टेप पे जाए तो इसकी जो स्टेप है वो दो पार्ट में है। एक तो वो स्टेप जिसमें हम क्या करते हैं, मलबरी ट्री की मदद से हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं। रेयरिंग जिसका मैंने पहले भी मतलब समझाया था। रेयरिंग मतलब होता है किसी भी एनिमल को पाल पोस कर उसको बड़ा करना, उसको प्रॉपर तरीके से फीड करवाना, ठीक है। ब्रीडिंग मतलब जब एक ही तरीके के एनिमल्स से अगर आपको और एनिमल्स प्रोड्यूस करना हो तो, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इन्हीं जो सिल्क वॉर्म है उनकी रेयरिंग और ब्रीडिंग करते हैं। इतना समझ में आया। उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें मलबरी ट्रीज़ की लीव्स मिल सके जिसको खा करके वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये हुआ जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, सिल्क वॉर्म को रेयरिंग कर रहे हैं, उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन उसके बाद उनसे हमें मिलता है कोकून, ठीक है। जब कोकून मिल जाता है तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप जिसमें कोकून को बॉईल किया जाएगा, फिर उसकी मदद से हम सिल्क निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू सिल्क, ये दो स्टेप में है। पहली स्टेप क्या कह रही है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग द सिल्क इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म डन व्हेन मलबरी ट्री बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, ठीक है। जनरली क्या होता है कि ये जो सिल्क वॉर्म है वो कौन सी लीव्स को खाते हैं, जब भी आपके मलबरी ट्री से नई और फ्रेश लीव्स जो आती है, जो कोमल कोमल पत्तियां होती है, उनको ये ज़्यादातर खाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ये जो नई और फ्रेश लीव्स होती है वो हम सिल्क वॉर्म को देते हैं, ठीक है। The hundreds of eggs laid by a female silk moth are stored carefully on strips of cloth or paper and are then sold to the silkworm farmers, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि सिल्क वॉर्म को की रेयरिंग करने वाले और उन एग को फिर आगे प्रोसेस करने वाले फार्मर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक जो सिर्फ आपको एग देंगे और दूसरा फिर उस एग की मदद से आगे की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये एक फार्मर भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, देन जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स मतलब कि जो भी लेड किए हैं उस फीमेल ने एग्स, जितने भी 100 ऑफ एग्स हैं, उनको आगे की प्रोसेस के लिए वो लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। अब कल भी मैंने आपको पहले वीडियो में इसके जो भी आपने पढ़ा होगा, अगर आप लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था कि जो एक लेडी सिल्क वॉर्म होती है वो एक बार में 100 एग्स को देती है, ठीक है। ये देखिए, द 100 ऑफ एग्स लेड बाय अ फीमेल सिल्क मथ, ठीक है। तो ये जो फीमेल सिल्क है इसके बारे में पता चल गया क्या करती है, ये एक से मतलब 100 एग्स को प्रोड्यूस करती है। अब इसके बाद ये जो 100 एग्स होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, क्लॉथ में अपन लपेट के रख लेते हैं या फिर पेपर में इसको लपेट कर रख लिया जाता है, ठीक है। फिर उसको किसको दे देते हैं, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को दे देते हैं, जहां पे वो लोग क्या करते हैं, वेयर द एग्स आर कैप्ट अंडर द हाइजेनिक एंड सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। अब उसके बाद क्या किया जाता है, एग की प्रॉपर ग्रोथ हो इसके लिए उनको एक बहुत ही हाइजेनिक और सुटेबल कंडीशन में रख दिया जाता है। हाइजेनिक और सुटेबल कंडीशन का मतलब कि
कोई भी तरीके का बैक्टीरिया उस एग तक ना पहुंचे, किसी भी तरीके की गंदगी जो कि उन एग्स के प्रोडक्शन में या जो एग्स की ग्रोथ में क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, वो सारी चीज़ें उनको ना हो। सुटेबल कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे थोड़ा वार्म हो, वार्म एटमॉस्फेयर, वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म एटमॉस्फेयर हो, ताकि एग जो है वो अच्छी तरीके से हैच हो सके, अच्छी तरीके से वो उनकी प्रोसेस आगे की हो सके, कोई पानी वहाँ पर ना आए। ऐसे एटमॉस्फेयर में हम इन एग्स को रख देते हैं। ये जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स होते हैं वो इन एग्स को ऐसी जगह पर रख देते हैं। तो आई होप इतना स्टेप समझ में आया होगा। पहली स्टेप में क्या होती है, पहली स्टेप में हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं। रेयरिंग का मतलब जितनी भी फ्रेश लीव्स होती हैं आपकी मलबरी ट्रीज की, वो हम एग्स को वो हम सिल्क वॉर्म को प्रोवाइड करते हैं, जिसको खा करके वो प्रॉपर अच्छा हेल्दी हो जाए और मतलब एग्स को प्रोड्यूस कर सके। अब इसमें से जो फीमेल मथ होंगे वही एग्स को प्रोड्यूस करेगी। तो एक बार में जो फीमेल मथ है वो एक बार में 100 एग्स को प्रोड्यूस करती है। इन एग्स को देन हम किसको दे देते हैं, पेपर में या फिर क्लोथ में लपेट करके सिल्क वॉर्म फार्मर्स को दे देते हैं। ये जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स हैं वो इसे एक सुटेबल हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं, ताकि ये जो एग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर पाए। ठीक है, चलिए इतना समझे। देन दे आर देन वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर। अब जैसा मैंने बताया कि उन्हें वार्म कंडीशन में रखा जाता है, तो इसलिए वो सुटेबल टेम्परेचर में क्या होते हैं, वार्म अप होते हैं। दिस एनेबल्स द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस याद रखिए पुराने वीडियो की। एग के बाद क्या निकलता है, लार्वा। ठीक है, दिस अनेबल्स टू द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग। इसकी मदद से ये जो लार्वा है वो कहाँ से निकल जाता है, एग में से बाहर निकल जाता है। द लार्वा ऑल्सो नोन एज द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म आर कीप्ड इन अ बैम्बू ट्रेज एंड आर सर्व्ड विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। ठीक है, अब ये जो लार्वा निकल के आया है एग में से, ठीक है, वो क्या खाएगा पिएगा, तो वो भी मलबरी की ट्रीज ही खाता है, लेकिन क्योंकि छोटा होता है इसलिए वो चॉप करके दी जाती है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में उनको दी जाती है ताकि वो इजीली उसको खा सके। ठीक है, ये जो लार्वा है उसे हम कैटरपिलर या जैसे हम बार बार यूज कर रहे हैं सिल्क वॉर्म, इसे सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ही एग में से सिल्क वॉर्म निकला, उसको आपने क्या किया, एक ट्रेज होती हैं ऐसी परपेंडिकुलर ट्रेस, उसमें हम उनको सेट करके रख देते हैं। ठीक है, सो ये जो बैम्बू की ट्रीज होती हैं, क्या ट्रेज होती हैं, किसकी ट्रे होती हैं, वो बैम्बू की। ठीक है, तो बैम्बू ट्री में आपने एग से निकले हुए लार्वा को रखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उनको मलबरी की ट्रीज के चॉप्ड लीव्स को दे दिया जाता है। दे ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज अ लॉट इन साइज। अब क्या करते हैं वो लोग, दिन भर उसको खाते हैं, दिन रात वो उनका यही काम है। जो लार्वा वहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं या सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, वो उस ट्रे में रह करके जो भी चॉप्ड फ्रेश लीव्स हमने उनको दी हुई है उसे दिन रात वो खाते हैं और अपने साइज को बढ़ाते हैं। After 25 to 30 days, the silkworm stops eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray, having small rakes or twigs to spin cocoons. Well, क्या होता है कि 25-30 दिन तक ये कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ये खाना बंद करके क्या करते हैं, आपके जो बैम्बू है उसके छोटे छोटे से उसमें चैम्बर्स बने होते हैं, उसमें जाते हैं और कोकुन बनाने की प्रोसेस, ये जो अपने ऊपर जो एक शेल्टर बना लेते हैं ना, ये इस कोकुन बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। The silkworm spins the cocoon inside, which further development into the silk moth take place. ठीक है, अब क्या करते हैं सिल्कवर्म, वही कोकुन को बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आगे की प्रोसेस सिल्क वॉर्म में उसके कन्वर्ट होने की प्रोसेस और आगे बढ़े। ठीक है, मतलब पूरी प्रोसेस वही होती है जैसे कि अपन ने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म में देखा था। देन इसके बाद क्या होती है, स्टेप 2, क्योंकि अब हमें कोकुन भी मिल चुका है और जो आपका लार्वा है वो थोड़ा और डेवलप होकर के फाइनली कैटरपिलर में सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, तो अब अपन स्टेप 2 पे आ जाते हैं। द सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग सिल्क इज द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सिल्क की प्रोसेसिंग की जाती है। द पिल ऑफ कोकन यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स। अब अपने को जो पिल मिल चुकी है इस तरीके की, जो कि आपको सिल्क वॉर्म से मिल जाएगी, इस पिल को हम क्या करते हैं, देन द पिल ऑफ कोकन यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एल्स एक्सपोज टू स्टीम टू सेपरेट द सिल्क फाइबर्स। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सिल्क का फाइबर उस कोकन से ऊपर से हट जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सन की उस हीट पर या फिर बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, ताकि क्या हो सके, ये सेपरेट हो सके। ठीक है, जो भी अपना सिल्क फाइबर है वो उसमें से सेपरेट हो जाए। ओके,
अब देखिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज द रीलिंग द सिल्क। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीलिंग द सिल्क, एंड इज डन यूजिंग द मशीन विच इज अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकन विच आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड्स। ठीक है, अब क्या कर लिया जाता है, ये इस तरह से आप देख रहे हो अगर डायग्राम में, जो कोकून आपको मिला है उसको आपने बॉइल्ड वाटर में रखा। ठीक है, उसके बाद एक मशीन होती है जो कि धीरे धीरे करके इस कोकून में, अगर मान लीजिए कोकून को आप कैसे समझ सकते हैं कि एक आपकी थ्रेड की रील, थ्रेड रील समझते हैं, जो कि ऐसे लपटी हुई रहती है। अगर मुझे थ्रेड को निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ऐसे खींचूंगी तो थ्रेड मुझे मिलता जाएगा। उसी तरीके से कोकन में भी यही होता है, कोकन भी एक तरीके से पतले पतले उसमें थ्रेड्स होते हैं। तो इन थ्रेड्स को हम इन मशीन्स के थ्रू, जैसे आप देख रहे हो, ये इस तरह से उसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। अब जब आपको फाइनली सिल्क के थ्रेड्स मिल जाएंगे तो उन थ्रेड्स को हम फिर प्रॉपर वुबन के द्वारा, बुनाई जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा सिल्क को क्लॉथ में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम उनसे वियर कर सकें। समझ में आया इस पूरी प्रोसेस? तो एक बार थोड़ा शॉर्ट में आपको और बता देती हूँ इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। जो सिल्क वॉर्म है वो आपको कैसे मिलेगा ये तो आप लाइफ साइकिल से समझ जाएंगे। अब जो कोकन मिलता है उस कोकन को क्या किया जाता है, सन के सामने बहुत देरों तक रख दिया जाता है, या फिर क्या करते हैं अपन बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो अपने सिल्क का फाइबर है वो कोकन से अलग हो जाए। जब कोकन से सिर्फ सिल्क का फाइबर बचा, अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ सिल्क का फाइबर जब बचता है तो हम मशीन की हेल्प से क्या करते हैं, उन थ्रेड्स को, जैसे आप धागे की रील से धागा निकालते हैं या थ्रेड निकालते हैं, उसी तरीके से कोकून की मदद से सिल्क के थ्रेड्स को निकाल लिया जाता है। उन सिल्क थ्रेड को जब निकाल लेते हैं तो फिर उसको प्रॉपर प्रोसेस ऑफ वूवन के थ्रू क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वूवन मतलब बुनाई करके उसे क्लॉथ में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी कोकून से सिल्क बनाने की। आई होप आपको समझ में आई होगी, बहुत ईजी है। आधी प्रोसेस तो आपने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म में ही पढ़ ली थी कि किस तरह से उनको स्टेप 1 आपको सिर्फ यही बतानी है कि कैसे कोकून बना, और स्टेप 2 क्या मदद से क्या बताएंगे कि कोकून की हेल्प से फिर आपने सिल्क के थ्रेड कैसे निकाले और उसकी मदद से आपने क्लॉथ कैसे बनाया। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, कोकून टू सिल्क, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोकून टू सिल्क, राइट। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस पूरे चैप्टर में कि हमने वूल कैसे बनाए और हमने सिल्क कैसे बनाए। अब आप सोचेंगे कि आपने हमें सिंथेटिक मटेरियल के तो बारे में बताया नहीं, तो वेल अभी आप 7th क्लास में है, तो 7th क्लास तक आपको सिर्फ वुलन और सिल्क के बारे में, जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो कि आपको प्लांट से और एक एनिमल से मिलता है, उसके बारे में ही स्टडी करनी थी। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में आप सिंथेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए कि भाई सिंथेटिक मटेरियल भी क्या क्या होते हैं। नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, तो इसीलिए हमने आपको भी एग्जांपल्स बताए हैं। और आपको हो सकता है एग्जाम में भी पूछे कि सिंथेटिक मटेरियल क्या होता है, लेकिन आपसे प्रोसेस नहीं पूछी जाएगी क्योंकि वो भी फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आई होप पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया और हमने क्या क्या पढ़ा दिया है तो उसके लिए मैं चलिए एक छोटा सा रिकैप आपको बता देती हूँ। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर सिमिलर टू प्रोटीन। हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में जो जो भी बताया है वो इन सभी पॉइंट में मैं बताऊंगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपसे कौन सा वीडियो मिस हुआ है, जिसको आप कहाँ से देख पाएंगे वो मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगी कि आप उसे कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिल्क इज एन एनिमल फाइबर सिमिलर टू प्रोटीन्स। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क मथ टू मेक इट्स कोकून। ठीक है, जैसा सिल्क के बारे में तो अभी अपन पढ़ ही रहे थे कि सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सिल्क मध से प्रोड्यूस होता है, जो कि आपको कोकून फॉर्म कोकून बना करके देती है। उस कोकून की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस कोकून की हेल्प से हम सिल्क थ्रेड निकाल लेते हैं। वेल, सिल्क वॉर्म आर रियर्ड एंड फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर 2 to 3 weeks। ये जो भी सिल्क वॉर्म होते हैं उनको उनकी रियरिंग की जाती है और उनको फीड किया जाता है मलबरी लीव्स दे करके। ठीक है, कितने दिनों के लिए ये खाते हैं मलबरी लीव्स को, 2 से 3 हफ्तों के लिए, 2 से 3 वीक्स के लिए। Well, when they are fully grown, they start spinning the cocoon around themselves। जब वो पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं तो वो अपने ऊपर लगे हुए कोकून को स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। द कोकून्स आर बॉइल्ड टू किल द इंसेक्ट्स एंड पुल आउट द अदर फाइबर्स। कोकून को हम बॉईल करते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हो उनको हम खत्म कर सकें और फाइबर को या सिल्क को हम उसमें से निकाल सकें। चलिए, इसके अलावा हमने प्रोसेस पढ़ी सिल्क टू कोकून डिगमिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझ में आए तो आप ये जो मैंने अभी यहाँ पे शेयर करी है आपको स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ओके चलिए, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होती है, रिमूविंग शॉर्ट थ्रेड्स। ईच कोकुन, मतलब हमें क्या करना है, कोकुन हमें मिल चुका है, अब कोकुन की हेल्प से हम सिल्क निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है, रिमूविंग शॉर्ट थ्रेड्स। ईच कोकुन इज सराउंडेड बाय द शॉर्ट थ्रेड्स दैट सिल्क वॉर्म यूज टू सपोर्ट इट्स स्ट्रक्चर। दीज थ्रेड्स टेंड्स टू बी of inferior quality, so it's best to remove them before degumming. They pull off quite easily. ठीक है, अब देखिए कई छोटे छोटे थ्रेड्स भी हो सकते हैं जो कि अपनी आगे की प्रोसेस में शायद इतना ज़्यादा हेल्पफुल ना हो, वो आगे की प्रोसेस को में काम में ना आए। तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स हैं, ठीक है, उनको ऊपर से निकाल देते हैं, जो कि आपकी प्रोसेस में ऊपर की तरफ नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि कैसे समझिए आप इस चीज़ को, मान लीजिए कि आपके पास एक थ्रेड की रील है, थ्रेड रील समझते हैं ना, आपके घर में मम्मा के पास होगी, वो स्टिचिंग करने के लिए यूज़ करते होंगे। अब अगर उसमें लंबे लंबे धागे नहीं हैं तो क्या होगा, वो यूज़फुल नहीं रहेगा। ऊपर छोटे छोटे धागे हैं तो कोई मतलब ही नहीं, तो क्या करेंगे आप, छोटे छोटे धागों को निकाल करके फेंक देंगे। ठीक है, इसी तरीके से कोकून के ऊपर भी कई छोटे छोटे और थ्रेड्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से लंबे नहीं होते, पूरी तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए नहीं रहते हैं, तो इसलिए उनको ऊपर से ही हटा दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से हटा देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिमूविंग शॉर्ट थ्रेड्स। ठीक है, रिमूविंग शॉर्ट थ्रेड्स के बाद सेकेंड आती है डीगमिंग सपोर्ट सिल्क। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट सिल्क है उसकी डीगमिंग, द सपोर्ट सिल्क कैन बी डीगम्ड एंड यूज्ड। उसके बाद जो सिल्क होता है, जो मेन सिल्क होता है, उसको डीगम किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। रिमूवल ऑफ लार्वा एंड प्यूपल स्किन। वेल, next, the larva and pupil skin must be removed from the inside of the cocoon. A pair of hemostat come in handy for this step. Filling the cocoon with the water makes the skin float to the top and also prevent them from the crumbling inside. Well, आप स्टेप 3 समझिए, रिमूवल ऑफ लार्वा एंड प्यूपल स्किन। अब लार्वा उसके अंदर ही था, ठीक है, और जो प्यूपल था वो भी उसके अंदर था, तो उसकी स्किन जो है वो उसके आउटर ऊपर के अंदर इनर सरफेस पे लगी हुई होती है। ठीक है, तो उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो उसको इसलिए हटाया जाता है ताकि अपने जो थ्रेड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद कौन सी स्टेप है, देन है ट्रीटिंग विद द सोप सॉल्यूशन। इसके बाद आप फाइनली जब सारी चीज़ों को आपने हटा लिया, छोटे छोटे धागों को हटा लिया है, सिल्क को डिगमिंग करते हैं। डिगमिंग मतलब बॉयल वाटर में रखना या सन की हीट पे रखना। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, जो आपका कोकुन का जो आपका लार्वा है या प्यूपल है, उसकी जो स्किन है उसको वहाँ से हटाया जाता है। जब ये सारी प्रोसेस हो गई तो उसके बाद आप क्या करते हैं, ट्रीटिंग विद सोप, सोप के साथ इसे ट्रीट करते हैं। अब कैसे किया जाता है, फिल अ पॉट विद वाटर एंड ऐड अ जेनरस अमाउंट ऑफ सोप अबाउट हाफ कप पर 100 कोकून। 100 कोकून्स के लिए आपको हाफ कप सोप लेना है। It's important to use soap, use only natural soap instead of detergent which may contain enzymes that can harm the silk. Well, natural soaps को लिया जाएगा, आपने जो chemical included detergents होते हैं उनको हम नहीं लेंगे, नहीं तो क्या होगा, सिल्क की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, some recipes call for washing soda and or lye, but we have gotten good results using only a soap. Simmer of cocoons until they collapse on to themselves and lose their shape. This can take anywhere from 30 minutes to several hours depending on the spices of silk. Make sure the cocoons do not boil as this can cause them to tangle up and mat. Well, क्या किया जाता है अगर आप सोप नेक्स्ट इस प्रोसेस में कि आप जो भी कोकुन है उसको नेचुरल प्रोसेस से हम गर्म पानी में से अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं। डिटर्जेंट का यूज़ ना करके नेचुरल सोप्स जो होते हैं उनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया, इस प्रोसेस में हमने ट्रीटमेंट किया किसके साथ, सोप सॉल्यूशन के साथ में। देन उसके बाद ड्राइंग। ओके, सो बेसिकली क्या है कि जो आपका जो सिल्क वॉर्म या सिल्क की जो प्रोसेस है अभी तक की, कहाँ तक की बताई मैंने आपको, ट्रीटमेंट विथ सोप सॉल्यूशन तक, और जो हमारी वूल की जो प्रोसेस है वो लगभग सेम ही है। हम उसमें भी क्या करेंगे, जैसे आप यही स्टेप्स के जो पॉइंट्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आपके वूल के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे रिमूविंग शॉर्ट थ्रेड्स, तो आपके जो वूल होता है उसमें से भी हम ऊपर से जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल जो स्मॉल थ्रेड्स है उसको हटाते हैं। डीगमिंग द सपोर्ट सिल्क, यहाँ पर सिल्क की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वूल लिख सकते हैं, डीगमिंग द सपोर्ट वूल। रिमूवल ऑफ लार्वा एंड प्यूपल स्किन, ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा,
the removal of insects and other harmful spices which are connected with the skin, ठीक है, और विच आर रिमेन इन द वूल, जो कि आपके वूल के अंदर जो भी इंसेक्ट्स आ गए, छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े या फिर अगर कोई और गंदगी है तो उनका रिमूवल करना। फिर ट्रीटमेंट विद सोप सॉल्यूशन, दोनों में ही ट्रीटमेंट किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, स्क्वीजिंग एंड ड्राइंग, ठीक है, ऊपर से इसे छान करके निकालना, ठीक है, राइंसिंग एंड स्क्वीजिंग एंड ड्राइंग, इसमें दोनों में ही आप कर सकते हैं। सिल्क के थ्रेड को भी हम निकाल करके क्या करते हैं, इस तरह से निकाल के उसको स्क्वीज करके और ड्राई करते हैं, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या होता है, पुलिंग अपार्ट। और फिर लास्ट पार्ट में क्या होगा कि जो भी ड्राइड आपका वुल है उसको प्रॉपर तरीके से पुल आउट करके, मतलब जो उलझे हुए हैं उनको सुलझा लिया जाता है, दोनों ही सिल्क में या फिर वूल की कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये आप बस लिख लें कि आपको पॉइंट ताकि याद रखें। ऑल्दो प्रोसेस तो मैंने सभी की बताई है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हैं तो वो दोनों ही स्टेप्स में आपको काम में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो स्टेप्स की बात हो गई, किसके लिए, हमारे वूल के लिए और सिल्क के लिए, जो कि आपको याद रखनी हो। और इन स्टेप्स का प्रॉपर आंसर कैसे देना है वो मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब है इसके बाद, और हमने क्या पढ़ा था कि द सिल्क फाइबर्स आर डाइड, स्पन इनटू यार्न एंड वीव्ड। सिल्क फाइबर्स को हम डाई करते हैं, उसके बाद उसको हम किस में स्पन कर लेते हैं, यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, वीव करते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप या गोट्स एटसेट्रा। मैंने आपको बताया था कि ये जो जितने भी एनिमल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन सब का यूज़ हम लोग वूल को लेने के लिए करते हैं। हर एक एनिमल के बारे में वो कहाँ पाया जाता है ये मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है। The shearing is shaving off the hair from the animal's body. Sawing is washing off fleeces with the soap or detergent to remove the dead skin and greases. ठीक है, शेयरिंग क्या होता है, सॉरिंग क्या होता है वुल के केस में, ये सब हम देख चुके हैं। सॉर्टिंग refers to the separating the wool into different groups. सॉर्टिंग की जाती है। उसके बाद sorted wool is combed to make fibers by combining. Combed wool is dyed and spun into the yarn which is knitted into clothes. ठीक है, तो ये तो रहा आपका कंप्लीट रीकैप, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है एक शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। इसमें हमने सिल्क के बनने की पूरी प्रोसेस कि कैसे लाइफ साइकिल होती है सिल्क वॉर्म की, फिर सिल्क कैसे बनता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वुल हमें किन किन एनिमल से मिलता है, वो एनिमल हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और हमने क्या डिस्कस किया कि जो वुल बनने की प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। तो इनमें से अगर कोई भी टॉपिक आपका मिस हुआ है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ एक्टिविटीज़ के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है www.magnetbrains.com। magnetbrains.com पर जाकर के आपको जस्ट अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। लाइक आप क्लास 7th आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से विंडो दिखेगी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, साइंस मैथ्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जिस उस पर वॉच नाउ पर कर जाइए। वॉच नाउ करेंगे तो नीचे आपको पूरा सिलेबस ओवरव्यू दिखेगा, चैप्टर्स दिखेंगे, उसके टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ आपको दिखेगा। जस्ट आपको उसको क्लिक करना है, क्लिक करते साथ ही आपको वीडियो दिखेगा। वीडियो को देखिए, समझिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी रिसेंट अपडेट्स है ना वो आप तक पहुंच जाएं। आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे क्लासेस के वीडियोस हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ या उन अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इसे शेयर करें जो कि शायद किसी और क्लास में हो, ओके, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।